Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाला चैप्टर चल रहा है और चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया है बच्चों एंड तैयारी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी, राइट। लास्ट क्लास का जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था बच्चों। और आपके क्या कहते हैं कि सेकेंडरी इम्यून सिस्टम जो होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका है छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा सा ये सारा टॉपिक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन क्या होता है, अब नाम से पता चल रहा है कि प्रतिजन प्रतिरक्षी अन्योन्य क्रियाएं, मतलब कि जैसा कि आपको ये पता है कि जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो क्या काम करेगा, एंटीजन को मारने का काम करेगा, यही करता है, ठीक है। तो जो आपका प्रतिजन प्रतिरक्षी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, इसमें क्या काम करेगा, एंटीबॉडी का काम होगा एंटीजन को मारने का। किसी भी तरीके से ये एंटीजन को ढूंढेगा, एंटीबॉडी एंटीजन को ढूंढेगा और इसको खत्म करेगा, समाप्त करेगा, ठीक है ना, ताकि आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना होने पाए। यही जो प्रोसेस होता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कहा जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इसको हम कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो कितने टाइप से होता है, कैसे कैसे मारते हैं। एक स्टेप होता है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन, जिसको कहा जाता है। इसमें क्या काम करेगा, देखो तीनों स्टेप्स में न्यूट्रलाइजेशन स्टेप्स होता है आपका, एग्लूटिनेशन स्टेप होता है। इन स्टेप्स में क्या होगा, इसमें क्या करेंगे ये कि एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी है कौन से आपके बच्चों, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स है, राइट। बी सेल्स क्या कर रही हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, राइट। ये क्या काम करेंगे, ये फैगोसाइटोसिस करेंगे बच्चों, फैगोसाइटोसिस करेंगे। ये जो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है आपको पता है कि हमारे लिम्फोसाइट सेल्स क्या करेंगे एंड न्यूट्रोफिल सेल्स क्या करेंगे, ये आपके एंटीजन के सेल्स में क्या करेंगे, पोर्स बना देते हैं। क्या करेंगे, पोर्स बना देंगे। जो आपका ये एंटीजन का सेल होता है, पोर्स बना देंगे, तो इसमें आयंस वगैरह, मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें खूब क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी। और इतना भर जाएंगी कि ये सेल लास्टली क्या कर जाएगा, फट जाएगा, ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही काम होता है बी सेल्स का, आपके न्यूट्रोफिल सेल्स का, आपके एंटीबॉडीज़ का काम होता है सेल को डिस्ट्रॉय करना। सेल को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या हुआ, मार डाला सेल को हमने, डाइजेस्ट कर डाला सेल को। जब सेल को किल कर गए, डाइजेस्ट कर गए, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, भक्षी क्रिया कहा जाता है ना, खा जाना उसको, ठीक है। तो चलो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको रीड करके बता दे रही हूँ। एंटीबॉडीज जिन्हें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कौन है, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा आपके एंटीजन को किल कर रही हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं, एंटीजन से प्रतिक्रिया करके जीवाणु या विषाणु को पोषक कोशिकाओं में चिपकने से क्या करेंगी, रोकेंगी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बच्चों आपके विषाणुओं को गुच्छों में क्या करेंगी, इनको ट्रैप कर लेती हैं, बांध देंगी एंड फैगोसाइटोसिस को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करती हैं। एंटीटॉक्सिन्स कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज उनको भी कहते हैं, विष के अणुओं को निष्क्रिय करते हैं और उनको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस ही फाइनली करते हैं, ठीक है। एग्लूटिनेशन तुम्हारा होगा, ठीक। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, सेल्स को इकट्ठा करके बिल्कुल उनके मूवमेंट को क्या करेंगे, बांध देंगे, चिपका देंगे। सेल्स क्या हो जाएंगे, आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे, ठीक है ना। और सेल्स का मूवमेंट क्या करेंगे, हिंडर कर देते हैं एंड लास्टली सेल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलो देख लो कुछ एंटीबॉडीज जिन्हें एग्लूटिनिन्स कहते हैं, एंटीजन से जीवधारी की सतह पर प्रतिक्रिया करके
उनसे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एंड इन सेल्स को आपस में क्या कर लेंगे, बांध देंगे, चिपका देंगे आपस में, ठीक है ना। एंड लास्टली क्या करेंगे, उनको खा जाएंगे, नष्ट कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, यानी कि फैगोसाइटोसिस कर जाएंगे। ठीक बच्चों, समझ गए। जो सेल्स आपके, जो एंटीबॉडीज आपके एग्लूटिनेशन प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या होंगे, एग्लूटिनिन्स उनको कहेंगे। समझ गए। ये देखो, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, तुम्हारे एग्लूटिनिन एंटीबॉडीज आए और क्या कर गए, चिपका लिए इसको। ठीक। प्रेसिपिटेशन का भी प्रोसेस होता है। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा बच्चों, एंटीबॉडीज जो डिसॉल्व एंटीजेंस रहते हैं उनको क्या करेंगे, ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में चेंज कर देती हैं। ठीक है, इनसे रिएक्ट करके क्या करेंगी, इसका सॉलिड प्रेसिपिटेट बना देती हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ठोस रूप में जो एंटीजेंस होते हैं बच्चों, ये इनएक्टिव स्टेज में इनको कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जैसे ये देखो, ये तुम्हारे एंटीजेंस है जो डिसॉल्व स्टेट में, यानी आपके प्लाज्मा में, आपके ब्लड में डिसॉल्व रहते हैं। ये एंटीबॉडीज जाएंगी, इनके साथ में क्या करेंगी, रिएक्ट कर जाएंगी और इसका क्या करेंगे, इनएक्टिव स्टेज बना देंगे, इसको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ला देंगे ताकि ये आपकी बॉडी को नुकसान न कर पाए। एंड लास्टली क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा सेल्स। ऑप्सोनाइजेशन भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑप्सोनीन्स सिमिलरली ये क्या है, आपके ऐसे एंटीबॉडीज जो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस करते हैं वे ऑप्सोनीन्स कहलाते हैं। सो ऑप्सोनीन्स प्रतिरक्षी जीवाणु जो है वो सरफेस को क्या कर लेंगी, कंप्लीटली कवर्ड कर जाएंगे, एंटीजन के सरफेस को ढक लेती हैं। एंड मैक्रोफेजेस कोशिकाएं जो होती हैं फैगोसाइटोसिस द्वारा इन सेल्स को क्या कर जाएंगी, नष्ट कर जाती हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा समझने वाला जो हमारा प्रोसेस है, थोड़ा सा है। टीका क्या होता है, वैक्सीन किसको कहते हैं, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैक्सीन क्या होता है बच्चों, इसको समझ लीजिए। देखिए, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। उसमें पढ़ा था कि जो वैक्सीन का प्रोसेस होता है, टीका लगाने का जो प्रोसेस होता है, वो आपका क्या है, ये आपका आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। कैसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, समझो इसको। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, इस तरह से कार्टून के फॉर्म में व्यक्ति को बनाते हैं ना, कोई व्यक्ति है, अब ये क्या किया, इसकी बॉडी में एंटर कर गया वायरस। ठीक है, इसके शरीर में कौन चला गया, वायरस चला गया बच्चों। जब वायरस इसके शरीर में गया तो वायरस क्या करेगा, इसके शरीर में एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा जो इसको बीमार करेगा। एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, इसके अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी हमारे शरीर में। राइट, क्या बनेंगी बच्चों, एंटीबॉडीज बनेंगी। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इस वायरस को मारेंगे, इस एंटीजन को मारेंगे, है ना। तो यही क्या होता है, हमारी बॉडी इम्यून होती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करना काम किसका है, एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज एक्टिव कब होंगे, जब आपकी बॉडी किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। राइट, ये होता है प्रोसेस। अब ये तो नेचुरली हुआ, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज एक्टिवेट नेचुरली हो रही हैं इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम बैक्टीरियाज इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। राइट, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम मान लो कि कोई रोग हो गया और फर्दर हम चाहते हैं कि दोबारा ये डिजीज हमारी बॉडी में ना हो, या अन्य लोग, कुछ लोग तो ग्रसित हैं पर ये अन्य लोगों को ना बीमार करे, तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी बॉडी में हम एंटीजन प्रोड्यूस कराते हैं, इंड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी, सॉरी नॉट एंटीजन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराते हैं। तब हम क्या करेंगे, हमने इस इंसान को क्या किया, इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन में क्या है, जिस रोग से उसको बचाना चाहते हैं, मान लो कि लेट्स से कि पोलियो से आप बचाना चाहते हो, नहीं पोलियो तो खैर ओरल दिया जाता है, ओरल वैक्सीन दिया जाता है। लेट्स से डीपीटी का टीका लगाना चाहते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस का। डीपीटी से बचाना चाहते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस के अगेंस्ट में हम क्या करना चाहते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं इस बॉडी को। राइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस से होने वाले जो आपके पैथोजेंस हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम किल करके
या तो किल करके, या उनका जो इनएक्टिवेट लाइवली फॉर्म होता है, लाइव बैक्टीरिया भी होते हैं, लाइव बैक्टीरिया या वायरसेस भी होते हैं, इनके स्ट्रेन को क्या करेंगे, इनके स्ट्रेन के यानी कि इनके जेनेटिकल मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे हम बच्चों, हम इस इंसान की बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, इस वायरस या बैक्टीरिया के स्ट्रेन को क्या करेंगे, इस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट कर दिया हमने तो जैसे ही ये स्ट्रेन जाएगा उस इंसान को क्या करेगा, बीमार तो बहुत ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन हमारे जो इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं या बाकी आपके सेल्स होते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, एकदम अलर्ट हो जाएंगे कि कुछ तो शरीर में आया हुआ है जो हमारी बिरादरी का नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये इसके रिस्पॉन्स में, इस स्ट्रेन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी। क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेन हमारी बॉडी में गया इसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगी। जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन गया, ठीक है, अब मान लो कि सच में डीपीटी का वायरस क्या किया, आपको इन्फेक्ट किया, तो आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से ही उसके अगेंस्ट में क्या बना हुआ है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनी हुई है। तो अगर डीपीटी का जो पैथोजन है वो आपको इन्फेक्ट करता भी है तो आप बीमार नहीं होंगे, तुरंत ही ये एंटीबॉडीज उन पैथोजन्स को क्या करेंगे, किल कर जाएंगे। तो ये तरीका होता है बच्चों, इस तरह के से हम क्या करते हैं, आपकी बॉडी में आर्टिफिशियल रूप से एक्टिव इम्यूनिटी को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, मतलब सक्रिय करते हैं बेसिकली, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वैक्सीन कहा जाता है, टीका कहा जाता है। टीके में क्या किया जाता है कि जिस भी बीमारी से हम बचना चाहते हैं उसके कुछ अवशेष को या तो मृत अवस्था में किल करके या तो जीवित अवस्था में लाइव फॉर्म में हम क्या करते हैं, व्यक्ति के शरीर में इंसर्ट कराते हैं, ताकि इसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करा सकें, हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा सकें एंड क्या हो सके, व्यक्ति फर्दर इन फ्यूचर होने वाली बीमारी से क्या हो सके, बच सके बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया वैक्सीन। ये जो टीका लगाने की प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है टीकाकरण कहा जाता है, यानी कि टीका लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, टीकाकरण कहा जाता है, वैक्सीनेशन कहा जाता है। एंड वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन ही होगा, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी यानी टीका लगेगा, तब जाकर के आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन लीड्स टू इम्यूनाइजेशन, दैट इज व्हाई बोथ आर डिफरेंट। वैक्सीनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें टीका लगाया जाता है। टीका क्या है, टीका में क्या किया जाता है, इंजेक्शन में क्या करते हैं हम, मतलब जिस मेथड से हम कह लो कि पैथोजन को इंसर्ट कराते हैं हमारी बॉडी में, इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कराते हैं। समटाइम्स ओरली भी इंसर्ट कराया जाता है, जैसे पोलियो है तो उसको आप ड्रॉप्स के फॉर्म में ओरली आप लेते हो उसको, राइट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराते हैं। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होती है तो इसी को क्या कहा जाता है, इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए इसको, वैक्सीनेशन होगा तभी इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया एक्टिव होगी, ये बात समझ गए। तो चलो एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये सबसे पहले जो चेचक का टीका लगा था, चेचक को हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, छोटी माता बड़ी माता ऐसा हम बोलते हैं ना, उसका नाम भी है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह, राइट। तो ये जो आपके स्मॉल पॉक्स हुआ था, तो इसको लेकर के सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है, एडवर्ड जेनर नाम है। क्या नाम है उनका, एडवर्ड जेनर नाम है। ये एडवर्ड जेनर ने, इन्होंने बनाया क्या बच्चों, इन्होंने बनाया था स्मॉल पॉक्स के रिस्पॉन्स में सबसे पहली बार वैक्सीन बनाया हुआ था, ठीक है, वैक्सीन बनाया हुआ था। इसी वजह से इनको इम्यूनोलॉजी का
फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का इनको क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी कि इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अब जरा सा टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात कर लेते हैं। 2 बेसिस पर होता है। एक तो कि किस तरह के पैथोजन को हम यूज करके वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा कि कैसे बनाते हैं, मतलब उनको मार करके, उनको जिंदा रख करके कैसे बनाते हैं, तो वो है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करते हैं। पीढ़ी के हिसाब से देखोगे तो वैक्सीन के 3 टाइप्स हैं पीढ़ी के हिसाब से। मतलब एक है आपकी प्रथम पीढ़ी के वैक्सीन, प्रथम पीढ़ी का वैक्सीन या टीका, ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीय पीढ़ी का वैक्सीन और तीसरा है तृतीय पीढ़ी का वैक्सीन, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में क्या होता है बच्चों? प्रथम पीढ़ी के वैक्सीन में क्या किया जाता था कि जो भी आपका रोगाणु है, पैथोजन है, इसका पूरा शरीर, मतलब संपूर्ण शरीर इसका इस्तेमाल होता था। पूरी की पूरी बॉडी इस्तेमाल हो जाती थी, ठीक है, पूरी की पूरी कोशिका, ठीक है ना, पूरा संपूर्ण शरीर इस्तेमाल हो जाता था, ठीक है। फिर आया आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया कि रोगाणु के कुछ हिस्से को ही टीका बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। रोगाणु के शरीर का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया गया टीका बनाने के लिए। एंड देन आपका आ गया थर्ड जनरेशन। लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पता चल गया और लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, क्या, अपने हिसाब से वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आरडीएनए का इस्तेमाल करके क्या किया गया? वैक्सीन्स आपके बनाए गए। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके आरएनए भी बनाया जा सकता है, आरडीएनए भी बनाया जा सकता है। सो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके थर्ड जनरेशन की वैक्सीन्स जो होते हैं वो आपके रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम जो ऑल्टरेशन कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं कि मतलब हमको कितना इम्यूनाइजेशन चाहिए, किससे बचाना है या किस पर्पस से हम वैक्सीन बना रहे हैं, तो वो आर टेक्नोलॉजी का यूज करके। आर टेक्नोलॉजी क्या? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आ जाओ जरा सा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, वैक्सीन तो बना रहे हो लेकिन रोगाणु को जिंदा रख करके बना रहे हो और या फिर मार करके बना रहे हो। तो जिंदा रख करके और मार रख करके बेसिस पर 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका बेसिकली मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक दूसरा टाइप भी होता है। तो एक है आपका किल्ड वैक्सीन, चाहे बैक्टीरिया का यूज करके बनाया जाएगा तो किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरस का यूज करके बनाया जाएगा तो किल्ड वायरल वैक्सीन, ठीक है ना, ये दिख रहा है। आइए, देन आपका कौन है बच्चों? लाइव या फिर एटेन्यूएटेड, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एटेन्यूएटेड, है ना। तो ये कौन है? जीवित है, ये जीवित। और ये कौन है? मृत है। और एक होते हैं जिनके एंटीजेंस को यूज करके बनाया जाता है, टॉक्सॉइड्स, ठीक है ना, टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। चलिए नाम से जान लीजिए थोड़ा सा, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बहुत कुछ नहीं है बच्चों। इसमें क्या है आपका कि किल्ड वैक्सीन जो यूज होता है, चाहे बैक्टीरिया यूज किया जा रहा है वैक्सीन बनाने के लिए या वायरस यूज किया जा रहा है वैक्सीन बनाने के लिए, तो इनको क्या कर दिया जाएगा? इनको मार दिया जाएगा, ठीक है ना। मार तो देते हैं लेकिन फिर भी इनके एंटीजेंस में इतनी पावर होती है कि हमारी बॉडी में जाते ही हमारे
एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स को इंड्यूस करते हैं और हमारे सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा, यहाँ पे एग्जाम्पल है, अभी हम देखेंगे। दूसरा क्या है बच्चों, लाइव या एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिनको जीवित वैक्सीन कहा जाता है। ये पूरी तरह से जीवित नहीं रहते हैं, मतलब कंप्लीटली एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं, लेकिन जीवित रहते हैं। ठीक है, तो इनको इनएक्टिव करके, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, बट ये जीवित रहते हैं और ये हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे शरीर को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या करेंगे, ये भी इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, वरना हमारी जैसी सेना आएगी और तुम्हारे शरीर को धराशायी कर देगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती है। अब टॉक्साइड्स क्या होते हैं, इन पैथोजेंस के टॉक्सिन्स को ही यूज किया जाता है क्या करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है, ये टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा घातक नहीं होते हैं कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके, थोड़ा बहुत रिएक्शन होता ही होता है, जो टीका लगाने पर हल्का सा फीवर या स्वेलिंग या हल्का फुल्का सा रिएक्शन जो दिखता है, क्योंकि एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, टॉक्साइड्स वैक्सीन कैसे होते हैं, वायरस या बैक्टीरियाज के टॉक्सिन्स को निकाल करके, यानी कि पैथोजन कॉजिंग टॉक्सिन्स को निकाल करके रोग पैदा करने वाले फैक्टर को यूज करके वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको अगर ये बहुत खराब राइटिंग में लिखा है, बट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब आ जाइए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कि कुछ एग्जाम्पल हैं आपके किल्ड वैक्सीन्स के एंड आपके लाइव या एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के। ठीक है, ये जैसे देखिए डिप्थीरिया, टिटेनस एंड वायरस का है, ये आपका क्या है, टिटेनस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस का है बच्चों, हेपेटाइटिस ए एंड बी का है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन है बच्चों, हर्पिस जोस्टर वैक्सीन है। ठीक है ना, तुम्हारे रेबीज वैक्सीन्स है, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, 2-4 एग्जाम्पल भी अगर याद है ना तुमको काफ़ी है। हाँ, नीट के बच्चों के लिए ये ऑलमोस्ट कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा एग्जाम में पूछ ले ये तो भगवान ही भरोसे है। ठीक है, तो ये कुछ 2-4 और बाकी जो 12th के बच्चे हैं वो अपना याद रखेंगे, इसको 1-2 एग्जाम्पल आप लिखते टाइम रख दीजिएगा। इधर तुम्हारे लाइव बैक्टीरियाज हैं, MMR वाला, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, वेरिसेला ये चिकन पॉक्स वाला, एंड वेरियोला स्मॉल पॉक्स वाला। BCG का है आपका, येलो फीवर का है, हर्पीज वाला, लाइव हर्पीज दोनों के लिए है। ठीक है, रोटा वायरस के, इन्फ्लुएंजा वाला आपका है, इन्फ्लुएंजा इंजेक्टेबल एंड इंट्रानेजल, ये आपका लाइव है, एंड जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है वो आपका क्या है, इनएक्टिवेटेड है ना। पोलियो इंजेक्टेबल वाला इनएक्टिवेटेड है, एंड पोलियो ओरल वाला क्या है बच्चों आपका क्या कहते हैं इसको, लाइव है। तो एक्सेप्शंस वाले जो हैं, जो दोनों में हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ ले, एंड जो दोनों में नहीं है आप उसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि ये मृत वैक्सीन्स एंड आपके एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, पीढ़ी के आधार पर फर्स्ट जनरेशन वाला, सेकेंड जनरेशन वाला, एंड आपका सिंथेटिक वाला जो RDNA का यूज़ करके, जेनेटिकल इंजीनियरिंग का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, एलर्जी के बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है कि कुछ लोगों को धूप में जाने से, परफ्यूम की स्मेल से, या पेट्रोल की स्मेल से, या किसी और चीज़ की स्मेल से, या फिर पॉलन ग्रेन से, या कुछ और धूल की वजह से क्या होता है, उनको छींक वगैरह आने लगती है, या बॉडी पर रेड स्पॉट्स आने लगते हैं, मतलब कुछ दिखता है, तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन दिखता है उनका, छींकने लगेंगे, वोमिटिंग होने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, या फिर रेड स्पॉट्स आने लगेंगे। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है बच्चों, एलर्जी कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बताना था, बाद में बताती हूँ। एलर्जी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, एलर्जी। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो एंटीबॉडी होती है इनके प्रति हाइपर सेंसिटिव होती है, तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, तुरंत रिस्पॉन्स करने लगती है। ठीक है ना, ये हाइपर सेंसिटिव की वजह से क्या होते हैं, तुरंत ही एलर्जेंस के प्रति रिएक्शन देने लगते हैं। ऐसे फैक्टर जो एलर्जी कॉज करते हैं
उनको एलर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। हमारी एंटीबॉडी तुरंत क्या करेगी? मास्ट सेल्स को एक्टिव कर देगी। मास्ट सेल्स आपके क्या करेंगे? हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगे। हिस्टामिन क्या है बच्चों? एक वैसोडाइलेटर है। आपके क्या करेगा? ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देगा। ये ब्लड वेजल्स क्या करेंगे? रेड स्पॉट्स प्रोड्यूस करेंगे, पेन प्रोड्यूस करेंगे, ईचिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ये आपकी बॉडी में दिखने लगेगा, सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी और होल पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पे दिखने लगेगा। अब ये एलर्जी किन वजह से हो सकता है? देयर आर सर्टेन एलर्जेंस, जैसे कि फूलों की महक से, पॉलन ग्रेन से, एनिमल डैंडर्स जो होते हैं, मतलब कि कुछ कह लो कि जो लेयर्स होते हैं, धूल हो गया आपका, कुछ मेडिसिन हो गए, एग हो गए, मीट हो गया, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाने वाले जो स्मेल वगैरह है, किसी को चांदी से, सोने से, दूध, पनीर एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब सेवेरल आपके एलर्जेंस हैं जिसको अलग अलग, अब ज़रूरी नहीं है कि जिसको सोने या चांदी से एलर्जी हो तो सबको एलर्जी हो, नहीं, अलग अलग बॉडी हमारी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, तो एलर्जी क्या है समझ आ गया? रीड कर देती हूँ अभी मैं आपको। ठीक है बच्चों, ये एलर्जी जो है आपकी, ये टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, मतलब थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, एंड कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है। समटाइम्स एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर बिकॉज ऑफ एलर्जी लोगों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता को एलर्जी कहते हैं। वे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहा जाता है। एलर्जन आपके प्रतिरक्षी के उत्पादन में IgE एप्सिलॉन के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। ये संयोजी ऊतकी मास्ट कोशिकाओं से जुड़कर हिस्टामीन के स्राव को प्रेरित करती हैं। हिस्टामीन एक शोथ पदार्थ, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है जिसके कारण एलर्जी के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये आपके कुछ एलर्जेंस हैं जिनके कारण लोगों में एलर्जी होती है। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षण छींकना, बहती नाक, त्वचा पर दाने, आंखों में पानी, सांस लेने में कठिनाई, शरीर का सुन्न पड़ जाना इत्यादि हो सकता है। कभी कभी अपने शरीर में बनने वाले किसी पदार्थ या अपने ही शरीर के किसी ऊतक के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र अत्यधिक संवेदनशील होकर एलर्जी पैदा करता है। एलर्जी स्थानीय, लोकल या संपूर्ण शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है ना? कुछ पार्ट को भी प्रभावित कर सकता है और पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं है समझने को। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा किसी की किडनी खराब हो जाती है, कभी कभी हार्ट फेलियर हो जाता है, एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, बट किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बहुत सारे आपने केसेस सुना होगा। एंड सिमिलरली लीवर या बाकी आपके जो ऑर्गन्स बिल्कुल फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो उनको रिप्लेस किया जाता है, किसी और के ऑर्गन के हेल्प से रिप्लेस किया जाता है। बट हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव है, वो छोटे से वायरस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो इतने बड़े ऑर्गन को कैसे एक्सेप्ट कर जाएगी? उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपनी बॉडी को ये बताना पड़ेगा कि जो ऑर्गन हम मतलब कि लगा रहे हैं, या मान लो कि आपकी बॉडी में जिस ऑर्गन को रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, मेरी किडनी निकाल करके किसी और की किडनी को वहाँ पे प्लेस किया जाएगा, राइट? ट्रांसप्लांटेशन जिसको कहा जाता है। मेरी बॉडी तो एक्सेप्ट कर नहीं पाएगी, मेरे सारे के सारे इम्यून सेल्स क्या हो जाएंगे? बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, और वो किडनी क्या कर सकती है? वो भी किडनी फेल हो सकती है, वो भी काम नहीं कर सकता है, राइट? तो उसके लिए क्या किया जाएगा? हमारे इम्यून सेल्स को क्या किया जाएगा? सप्रेस कर दिया जाएगा, उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, उनको ये मतलब शांत कर दिया जाएगा, और उनको एक सिग्नल भेजा जाएगा सब मेडिसिन के थ्रू कि जिस ऑर्गन को हम आपके शरीर में प्लेस कर रहे हैं वो आप ही का ऑर्गन है, ताकि रिएक्शंस को रोका जा सके, रिस्पॉन्स को रोका जा सके। ठीक है ना? तो कुछ दवाइयाँ जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान यूज़ किया जाता है इम्यून सिस्टम को, इम्यून सेल्स को डीएक्टिवेट करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? इम्यूनोसप्रेशंस कहा जाता है। और ऐसे मेडिसिन आपके कैसे होते हैं बच्चों? इनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है ये भी आपको समझ आ गया, एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स
और जो प्रोसेस होता है इम्यूनोसप्रेशन, ये क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों भी बात समझ में आ गया होगा। हिंदी में देख लीजिए, अंग प्रत्यारोपण एंड प्रतिरक्षा निरोध, नाम से ही पता चल रहा है। निरोध का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, ठीक है ना, किसी चीज को रोकना। रोकना किसको है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट करना है, तो कुछ मेडिसिन दिए जाएंगे। ये है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहां पर एलर्जीज को क्या किया जा रहा है, एलर्जन के रिस्पॉन्स में एलर्जीज पैदा हो रही हैं। देखिए ये हमारे लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हैं ये आपके एंटीबॉडीज हैं। देखो ये आपके क्या है, एंटीबॉडीज हैं, राइट। एलर्जन एक्सपोजर ऑफ लिम्फोसाइट टू एलर्जन, ठीक है। लिम्फोसाइट्स मेक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी आफ्टर फ्यू डेज, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एलर्जी के रिस्पॉन्स में तुरंत ही ये एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। ये किसको प्रोड्यूस करेंगे, ये आपके मास्ट सेल्स को जगाएंगे कि कुछ तो शरीर में आ गया है, उसको दूर करो। और ये हमारे मास्ट सेल्स क्या करेंगे, आपके ब्लड वेजल्स को प्लाज्मा में क्या करेंगे, सर्टेन चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से ईचिंग, हीट पैदा हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ईचिंग होने लगेगी, रेडनेस होने लगेगा, राइट, पेन होने लगेगा। ये मास्ट सेल के एक्टिव होने की वजह से होती है। ओके, अब बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की बात करते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों, नाम से पता चल रहा है स्व प्रतिरक्षा, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। स्व प्रतिरक्षा अपने ही शरीर के प्रति प्रतिरक्षा करने लगेगा। हमारी बॉडी के, हमारे इम्यून सेल्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि ये अपने ही सेल्स को मारने लगते हैं, और अपने ही सेल्स को मारने लगेंगे, जो यूजफुल सेल्स हैं उनको ही मारने लगेगा। तो आपकी बॉडी के लिए तो ये घातक है, लेकिन आपके इम्यून सेल्स को नहीं पता है कि वो आपकी बॉडी के यूजफुल सेल्स को क्या कर रहा है, मार रहा है। तो डिफाइन कैसे करोगे, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर के सेल्स को मारने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें क्या होगा बच्चों, ये क्या करेंगे आपके जैसे कि ये क्या करते हैं, आपके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोनिक एनीमिया डिजीज हो जाती है। क्योंकि क्या हो जाएगा, आरबीसीज अगर डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो खून की कमी होने लगेगी ना, सो ये क्रोनिक एनीमिया कॉज करते हैं। ये आपके मसल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, मांसपेशियां छीड़ होने लगती हैं, आपकी मांसपेशियां छीड़ होने लगती हैं, ठीक है। लंबे समय में एज्मा कॉज कर सकती हैं, ये सारे बीमारियां पैदा कर सकती हैं, ये सारा नुकसान हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी के केस में बच्चों, ठीक है। चलिए क्या है लिखा है देख लीजिएगा। प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ गड़बड़ी के कारण स्वयं अपने शरीर के विरुद्ध ही क्रियाशील हो जाता है। यह स्थिति स्व प्रतिरक्षा रोग को जन्म देती है, और इस प्रकार के रोग के कारण या तो आनुवंशिक होते हैं, मतलब क्यों होता है इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता है। सम सेज कि ये म्यूटेशन की वजह से जेनेटिकल चेंज आता है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना। सेल्फ एंटीजन का प्रकार ही रोग का निर्धारण करता है। इन रोगों में प्रतिक्रियाएं स्वयं शरीर के अंगों एवं ऊतकों के विरुद्ध ही होने लगती हैं। अगर हमारे सेल्स ही डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो हमारा ऑर्गन एंड हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, या कह लो कि बीमारी में फंस जाएगा। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेम सेल्स की बात कर लेते हैं। जो बच्चे आजकल लोग थोड़े से अपडेटेड रहते हैं, जो थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, उनको स्टेम सेल्स, ये नाम तो आपने सुना ही होगा कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, राइट। चलो नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। स्टेम सेल्स बड़े ही फायदे वाले कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये स्टेम सेल्स क्या करती हैं बच्चों, इनमें डिफरेंशिएशन का इतना पावर रहता है कि ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट करके नया ऑर्गन भी बना सकती हैं। ये इतना ज़्यादा, मतलब इनमें विभाजन होता है, इनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है कि ये नया ऑर्गन तक बना सकती हैं। इसी वजह से आजकल स्टेम सेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, स्टेम कल्चर में।
चलिए देखिए क्या है, वे कोशिकाएं जो अवशेषित तथा अभिन्नित होती हैं, जिनमें माइटोसिस द्वारा विभाजन की असीमित क्षमता पाई जाती है, उन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। जैसे कि बहुकोशिकी आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदन की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड स्पेशली जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें स्टेम सेल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। स्टेम सेल कल्चर माध्यम में विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती हैं और जिस ऊतक में उनको स्थानांतरित किया जाता है उनकी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता है, सर्टेन अपनी इच्छा अनुसार जिस भी ऑर्गन को हम बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स आपके कई टाइप के होते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं जो भ्रूण से उत्पन्न होते हैं बच्चों। ये कोशिकाएं ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल्स से प्राप्त होती हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं विभिन्न ऊतकों में पाई जाने वाली आपकी प्लूरोपोटेंट बहुशक्त कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं के विभाजन से बनी कोशिकाएं वयस्क ऊतक की मरम्मत के लिए काम आती हैं। स्टेम सेल्स कहाँ से प्रेजेंट होते हैं? अर्ली एम्ब्रियो में ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के प्रारंभिक भ्रूण से बहुशक्त कोशिकाएं अलग की जाती हैं, एंड फर्टिलिटी क्लिनिक्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान अतिरिक्त में भ्रूण जो आपके भ्रूणों में स्टेम सेल्स कोशिकाओं को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इन कोशिकाओं को भ्रूणीय स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। और कहाँ से मिल सकता है? फीटस से, गर्भ में अगर बच्चा है तो वहाँ से गर्भाशय से आपको क्या किया जाएगा, स्टेम सेल्स प्राप्त हो सकता है। 8 सप्ताह के बाद मानव भ्रूण को फीटस कहते हैं। अबॉर्शन के बाद भ्रूण से स्टेम सेल्स अलग कर लिया जाता है। ठीक है, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से, नाभि रिज से, जिससे बच्चा क्या होता है, प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है। बच्चे के पैदा होने के बाद मुक्त नाभि नाल से प्राप्त रुधिर कोशिकाओं एवं प्लेसेंटा से भी स्टेम कोशिकाएं प्राप्त की जाती हैं। अडल्ट एवं चिल्ड्रन से, वयस्क एवं शिशुओं की रुधिर कोशिकाओं एवं बोन मैरो में भी स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। इनका यूज क्या है? ऊतक एवं अंग आरोपण में, अगर हमें नए टिश्यूज बनाने हैं, इवन ऑर्गन बनाना है तो स्टेम सेल का यूज किया जाता है। कुछ आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो अनट्रीटेड होते हैं, तो इनको क्या किया जा सकता है, स्टेम सेल की हेल्प से ट्रीट किया जा सकता है। थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इनके उपचार में भी। ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया एवं लिम्फोमा जैसे रोगों के उपचार में भी स्टेम सेल का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, डायबिटीज, पार्किंसंस रोग आदि, स्पाइनल कॉर्ड, शरीर के किसी अंग के नष्ट होने या अक्रिय होने पर या उनके विस्थापन में स्टेम कोशिकाओं से नए अंग का विकास करके प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आजकल जबड़े पर नए दांतों का विकास, नेत्र में लेंस एवं जले हुए स्थान पर नष्ट की हुई त्वचा को रिप्लेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, और थोड़ा सा कैंसर के बारे में बात करेंगे, देन हम थोड़ा बहुत बात कैंसर का कल बात करेंगे। ठीक है, कैंसर बच्चों क्या होता है? कैंसर एक बहुत ही हानिकारक रोग है जो कि आपके ऑन्कोजीन्स के कारण होता है। माना जाता है कि कैंसर का कारण म्यूटेशन होता है बच्चों, और म्यूटेशन क्या होता है, जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन। अब ये उत्परिवर्तन किसको प्रेरित करता है आप जानते हैं? ये आपके जेनेटिक कोड को डिफॉर्म करता है, डीएनए के सीक्वेंस को गड़बड़ कर देगा, क्रोमोसोम में गड़बड़ी कर देगा, एंड आपके डीएनएज में गड़बड़ी हो गई तो आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो कैंसर करने वाले जो जीन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? ऑन्कोजीन्स कहा जाता है उनको। ऑन्कोजीन्स यहाँ लिख दे रहे हैं। ये आपके ऑन्कोजीन्स होते हैं। ठीक है, एंड ऐसे फैक्टर्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों? कार्सिनोजेंस कहा जाता है। कैंसर क्यों इतना लीथल है, क्यों इतना डेडली है?
तो होता ये है कि ये कार्सिनोजेंस क्या करेंगे, आपके सेल्स के डिवीजन को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जहाँ पर घाव हुआ है वहाँ के आसपास की कोशिकाएं इतनी तेज़ी से डिवाइड होने लगती हैं, इनमें डिवीजन, सेल डिवीजन इतना ज़्यादा होने लगता है, रैपिडली होने लगता है कि ये आसपास से क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को, जो फूड होता है, ऑक्सीजन्स को तुरंत क्या करेंगी, ग्रैब करना शुरू कर लेंगी, यानी कि यूज़ करना शुरू कर लेंगी, जिसकी वजह से पड़ोसी कोशिकाओं को भोजन नहीं मिल पाता है एंड पड़ोसी कोशिकाएं क्या होती हैं, डेड होने लगती हैं, मृत होने लगती हैं, मर जाती हैं एंड वहाँ पर क्या होने लगता है, कैंसर बनने लगता है बच्चों। क्या होने लगता है, कैंसर बनने लगता है। ठीक है, तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। कर्क रोग इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रोग कहा जाता है। ठीक है ना, ये ऐसा घाव होता है जो कभी भरता ही नहीं है। क्यों नहीं भरता है ये घाव, क्योंकि इसके टिश्यूज, इसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली धीरे धीरे इनका सरफेस क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। घाव इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कुछ और चीज देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो कैंसर होता है, कैंसर मेनली 2 टाइप्स का होता है। यहाँ पे दूसरा एक जान लीजिए, एक होता है आपका सुदम कैंसर, जिसको बेनाइन कहते हैं, बेनाइन कैंसर। ठीक है, ये बेनाइन कैंसर थोड़ा सा ठीक होता है, मतलब इतना डेडली, इतना लीथल नहीं होता है। इसी वजह से इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है सुदम, क्योंकि मतलब ये जिस एरिया को अफेक्ट करेगा ये बहुत तेजी से फैलता नहीं है, बस उसी जगह पर सीमित होकर के रह जाता है। तो इसको ट्रीट किया जा सकता है और ये इतना डेडली नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा टाइप है उसको कहा जाता है दुर्दम कैंसर। नाम से ही पता चल रहा है ना, दुर्दम कैंसर, मैलिग्नेंट, 1 सेकेंड, मैलिग्नेंट कैंसर। इंग्लिश में नाम एक बार चेक कर लेना, कुछ के दिमाग में थोड़ा सा। कैंसर ये क्या करता है बच्चों, ये आपकी इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, जो मैंने बताया कि अगर ये शरीर के एक हिस्से में हुआ है तो ये अपना सेल इतनी तेज़ी से डिवाइड करता है कि ये आपके पड़ोसी सेल्स को भी धीरे धीरे अपनी चपेट में लेने लगता है एंड वहाँ के पूरे एरिया को क्या कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा और बहुत तेज़ी से फैलता है। तो दुर्दम कैंसर जो होता है ये बहुत ज़्यादा लीथल होता है, मतलब ये अनट्रीटेड कंडीशन में आ जाता है और इसका इलाज कर पाना मुश्किल होता है। अर्ली स्टेज में अगर कैंसर का पता चल गया है तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिसकी हेल्प से कैंसर को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अभी भी प्रॉपर मेडिसिन कैंसर को ठीक करने के लिए नहीं डेवलप किया गया है। चलो, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करने के हिसाब से किस टाइप के, कितने टाइप के कैंसर्स होते हैं उनके ज़रा सा हम नाम देख लेते हैं। कैंसर ऊतकों के आधार पर वेरियस टाइप्स के होते हैं। कार्सिनोमा ये आपके ऐसे मतलब कि ऑर्गन्स होते हैं जो आपके स्किन्स को, एक्टोडर्म को अफेक्ट करते हैं, जैसे स्किन कैंसर, लंग का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्टमक को अफेक्ट कर गए, पैनक्रियाज को अफेक्ट कर गए, ये सब आपके टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। सार्कोमा टाइप का क्या है बच्चों, दुर्दम वृद्धि आपके जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म सेल्स होते हैं, मीजोडर्म सेल्स में ये इनके ऊतकों में होती हैं, इनको सार्कोमा कहते हैं। जैसे कि आपके बोन्स को अफेक्ट करने वाले, लिम्फ नोड्स में होने वाले कैंसर, कह लो कि कनेक्टिव टिश्यूज को अफेक्ट करने वाले कैंसर, मसल्स को अफेक्ट करने वाले कैंसर्स, ये आपके टिश्यूज को क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं। ल्यूकेमिया क्या हो गया बच्चों, हमारी बॉडी में जो हमारा बोन मैरो है ये बहुत ज़्यादा WBCs प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे कि हमारे शरीर में क्या होता है, WBC की मात्रा बढ़ जाती है एंड ये कैंसर का फॉर्म ले लेता है। या रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर है, जिसमें अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित डिफरेंशिएशन के कारण क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स आपके WBCs का अधिक संख्या में वृद्धि करते हैं एंड ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर जिसको कहा जाता है। राइट, क्यों होता है कैंसर, क्या क्या इसके रीजंस हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या किन की वजह से कैंसर होता है, या कह लो कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कैंसर को
इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से कैंसर होता है उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आपके, स्मोकिंग कर रहे हैं, धुआं जो है आपका, निकोटीन प्रेजेंट होता है धूम्रपान में, जो तंबाकू होता है बेसिकली, एंड तंबाकू के चबाने की वजह से क्या हो रहा है, मुंह का कैंसर हो रहा है, ठीक है। और भौतिक उत्तेजना, भौतिक उत्तेजना कैसे बच्चों, शरीर के किसी भाग के लगातार उत्तेजित होने से उस भाग में कैंसर हो सकता है। कश्मीरी लोग सर्दी के मौसम में अपने कपड़ों की वक्ष के समीप एक छोटी सी कांगड़ी रखते हैं, वो जो गर्म रखती है बॉडी की, इसके कारण त्वचा उत्तेजित होती है जिससे वक्ष भाग की त्वचा में कैंसर हो सकता है। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो हीट है, उस हीट से जो रेडिएशन निकल रही है वो आपके स्किन को इंड्यूस कर रही है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। ये देख लो, सन की रेज जो स्पेशली यूवी रेज हैं ये आपके स्किन को इंड्यूस करती हैं एंड इनमें इतनी पावर होती है कि ये म्यूटेशन तक को कॉज कर सकती हैं एंड लीड्स टू कैंसर। केमिकल एजेंट्स हैं, देयर आर सर्टेन केमिकल्स जिनकी वजह से क्या होता है कैंसर। निकोटीन, कैफीन, कोयला, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, जो आपके हाफली कंबस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इनकी वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए जरा सा कि कौन कौन से ऐसे आपके कार्सिनोजेंस हैं और ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। जैसे सिगरेट जो है, धुआं जो है वो तुम्हारे कहाँ जा रहा है, लंग्स में ही तो जा रहा है, तो क्या करेगा, स्किन को और फेफड़ों को अफेक्ट करता है ना। 2 नैफ्थेलामीन 4 एमाइनो बाइफेनाइल आपके यूरिन उसको, यूरिनरी ब्लैडर को, मूत्राशय को अफेक्ट कर रहा है। जो कोयला या कालिकड़ है आपके स्किन एंड फेफड़े को, निकिल एवं क्रोमियम घटक फेफड़े को, आपके एफ्लाटॉक्सिन्स हैं यकृत को, मस्टर्ड गैस होती है जो ये फेफड़े को अफेक्ट कर रही है, विनाइल क्लोराइड जो है बच्चों ये यकृत को अफेक्ट कर रही है। सो दीज आर द सर्टेन कार्सिनोजेंस जो आपके वेरियस ऑर्गन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं एंड कैंसर पैदा करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी देख लीजिए कौन कौन से हैं आपके। विषाणु के कारण भी कैंसर हो सकता है। विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहलाते हैं। जेनेटिकल फैक्टर्स, म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, आपके ऑन्कोजीन्स लीड्स टू कैंसर बच्चों। ठीक है, कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मतलब पता कैसे किया जाएगा कि कैंसर है या फिर नहीं है। घाव तो हुआ रहता है लेकिन अगर कोई घाव बहुत लंबे टाइम तक ठीक नहीं हो रहा है तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वरना अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की बायोप्सी एवं ऊतक विकृति हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट करके, यानी आपके टिश्यूज के स्ट्रक्चर को चेक करके ये पता किया जाता है कि जो व्यक्ति है उसको कैंसर है या एक जस्ट नॉर्मल जो घाव हुआ है या फिर नॉर्मल कोई ऐसे ही डिजीज है। ठीक है ना। इन अध्ययनों की बढ़ती कोशिका की गणना के लिए रुधिर, बोन मैरो परीक्षण पर आधारित होता है, जैसे कि ल्यूकेमिया वगैरह का भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बायोप्सी में बच्चों इसमें आपके जिस भाग में कैंसर हुआ रहता है, जिस भाग में घाव हुआ रहता है, वहाँ के टिश्यू को लेकर के उसका टेस्ट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है स्ट्रेन करके। ठीक है ना, कलरफुल डाइज में उसको चेक किया जाता है एंड पता लगाया जाता है कि कैंसर है या फिर नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजिकल विकृति यही क्या है, टिश्यूज की देयर आर सर्टेन क्या कहते हैं उसको, टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा टिश्यूज में कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं आया हुआ है। तो इसके अध्ययन द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए रेडियोग्राफी, एक्सरे और अभी कल टोमोग्राफी, सीटी, कंप्यूटेड सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के तहत क्या किया जाता है बच्चों, पता लगाया जाता है कि टिश्यूज में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो टिश्यूज का चेक किया जाता है कैंसर को चेक करने के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी इसको बोला जाता है। ठीक है ना। कैंसर के देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जिससे पता लग सकता है कि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। शरीर के किसी भी भाग में गांठ का बनना, जैसे जीभ हो गया, होंठ हो गया, स्तन हो गया। स्त्रियों में मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर का हाईएस्ट चांस रहता है। तिल या फिर जो मूल होता है बॉडी पर, जो मस्से होते हैं, ये अचानक से बड़े होने लगते हैं। ठीक है, घाव या फोड़ा जो है वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, अनावश्यक रुधिर स्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है फीमेल्स
की बात की जाए तो, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हो रहा है उसके बावजूद भी अगर वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली हो रहा है एंड ब्लीडिंग हो रहा है लगातार, तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। शरीर के भार में लगातार कमी आ रही है, भोजन करते समय निगलने या बोलने में कठिनाई हो रही है, यानी कि इंटरनली हमारा क्या हुआ है, फेरिंग्स डिस्टर्ब्ड है, उसको भी चेक कराना चाहिए। सामान्य आंतरिक स्वभाव या पाचन में कोई दिक्कत हो रही है, कोई चेंज आया हुआ है, शरीर का हर समय थका थका सा रहना, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली अगर ये लंबे पीरियड टाइम तक हो रहा है तो जरूर कंसल्ट करिए। लंबे पीरियड का मतलब ये नहीं कि 2 साल 4 साल निकाल दो, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास जिसमें हमने कैंसर तक डिस्कस कर लिया हुआ है। कल एक और डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद ड्रग्स वाला टॉपिक रहेगा और आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।